हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रबुद्ध में। साथियों, अब तक हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत कुल 11 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने अंत में महाजनपद काल और उसके पश्चात जो है ईरानी और यूनानी आक्रमणों के संबंध में चर्चा की थी। इसी समय मैंने आपको बताया था कि जहाँ जो है उत्तर भारत में इस समय जो है घनानंद का शासन था, जो कि जो है नंद वंश का एक शासक है। और यह जो है सिकंदर के समकालीन है ना। तो एक तरफ जो है सिकंदर और पौरुष का युद्ध होता है, तो वहीं दूसरी ओर घनानंद शासक है, और जिसको हराकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य राजवंश की स्थापना करी थी, है ना। तो हम इसके बारे में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक लिख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इसका प्रथम शासक है, जिसके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो इसका कार्यकाल है लगभग 352 से 297 ईस्वी पूर्व तक, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, और ये क्या थे? मौर्य राजवंश का संस्थापक था, है ना। मौर्य राजवंश के अंतर्गत अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी चाणक्य ने। इसी का जो है हमें अन्य नाम मिलता है, अ, विष्णुगुप्त भी इसी का नाम मिलता है, और कौटिल्य भी इसी के नाम, है ना। तो अब याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से जो है घनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली, है ना। कहा यह भी जाता है कि जो चाणक्य थे वे घनानंद के शासनकाल में जो है जो इसका राज दरबार था उसमें एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में थे। बाद में जो है किसी वाद विवाद होने के कारण जो है इनको जो है अपमानित कर उन्होंने अपने शासन से जो है बाहर कर दिया था, है ना। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि अ, जो जनता थी वो घनानंद के जो वो अत्यधिक कर लगाने लग गया था, उसके कारण जो परेशान हो गई थी, बहुत ही ज्यादा पीड़ित हो गई थी। तो उसको देखते हुए जो उन्होंने विद्रोह कर दिया था, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने जो है उसको हराकर जो है मौर्य राजवंश की स्थापना कर दी थी, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रथम राजवंश है जिसने भारत को जो है राजनीतिक रूप से एकबद्ध कर दिया है ना। यानी कि मौर्य साम्राज्य जो है वो प्रथम है जिसने पूरे भारत को जो है एक सूत्र में बांध दिया, है ना। यहाँ तक कि दक्षिण भारत तक, उत्तर भारत से जो है ये दक्षिण भारत तक चले गए, है ना। तो हम लिख लेते हैं इसके बारे में। भारत को सर्वप्रथम राजनैतिक रूप से एकबद्ध किया, है ना। जो इसका साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो जो है ब्रिटिश साम्राज्य जो कि बाद में आएगा उसके अंतर्गत आने वाले भारत से भी बड़ा था। तो आप सोच सकते हैं कि इसका साम्राज्य कितना बड़ा रहा होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले भारत से भी बड़ा था, है ना। अब अगर मैं थोड़ा मैप में अगर इसकी बात कर लूँ तो इसी को सीमाएं हम जान लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ और साउथ, है ना। तो ईस्ट में अगर मैं बात करूँ तो ईस्ट में जो है ये बंगाली खाड़ी तक था, बंगाल की खाड़ी, है ना। पश्चिम में अगर मैं बात करूँ तो हिंदू कुश पर्वत जो वर्तमान में कहाँ है, अफगानिस्तान में है। और हिंदू कुश पर्वत ही जो है पहले जो है सीमा निर्धारित करता था भारतीय उपमहाद्वीप और जो पश्चिमेतर देश है उनके मध्य में, है ना। तो हिंदू कुश पर्वत, है ना। अब अगर हम उत्तर में बात करें तो हिमालय की श्रृंखला तक, है ना। और दक्षिण में अगर मैं बात करूं तो मैसूर तक। अगर हम मोटा माटा देखें तो व्यास से लेकर सिंधु नदी तक ये जो फैला हुआ है, ये साम्राज्य, है ना।
इसे अगर मैं एक और महत्वपूर्ण बात करूं, इसे दक्षिण भारत के विजय का श्रेय भी दिया जाता है। देखिए, विभिन्न ग्रंथों में जो है विभिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है, क्योंकि प्राचीन भारत में जो है कोई एक सोर्स नहीं है उसको जानने का। अलग अलग विदेशी विवरणों से अलग अलग, जैसे साउथ में कहीं से सोर्स प्राप्त हो गया, कि किसी ग्रंथ से हमें प्राप्त हो गया, तो इस प्रकार से जो है अंदाजा लगाया जाता है कि इसने जो है दक्षिण भारत की विजय भी की थी, है ना। इसे दक्षिण भारत की विजय का श्रेय भी दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में। इसने जो है क्या किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, आपको पता होगा कि जब सेल्यूकस निकेटर सॉरी जब सिकंदर यहाँ आया था, तो उसने जो अंत में अपने सारे साम्राज्य को जो है अपने सेनापतियों में बांट दिया था, जिसमें जो है जो भारत का जो पश्चिमोत्तर हिस्सा है, जिसके अंतर्गत जो है हेरात, कंधार, काबुल वगैरह जो आते हैं, ये वाले क्षेत्र जो है, तो ये जो उसने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को दे दिए। तो 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर को हराया, है ना। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का क्या था, जो सिकंदर का जो साम्राज्य था उसके हिसाब से जो पूर्वी भाग का क्या था, शासक था, है ना। और अगर भारत के सापेक्ष हम देखेंगे तो वो जो है पश्चिमोत्तर पार्ट का जो है क्या था, शासक था, है ना। तो उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस निकेटर को हराया। जब उसने इसको हरा दिया, तो चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत, जिसका नाम था मेगस्थनीज, भेजा। कहाँ भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है इसने अपना राजदूत भेजा, है ना। और मेगस्थनी जी वो आदमी जिसने एक फेमस बुक लिखी है, और इसकी बुक का नाम है इंडिका, है ना। तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज है। और मेगस्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर के क्या है, राजदूत है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से परास्त हुआ, और तब उसने जो है उसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। इसके अलावा जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जब उसने सेल्यूकस निकेटर को हराया, तो उसे क्या प्राप्त हुआ वहां से? हेरात हो गया, कंधार हो गया, काबुल और मकरान का क्षेत्र जो है प्राप्त हुआ, है ना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसके अलावा इस युद्ध से क्या हुआ, इससे क्या प्राप्त हुआ इस युद्ध से? एक तो इसे हेरात प्राप्त हुआ है, कंधार प्राप्त हुआ है, काबुल प्राप्त हुआ, और जो है मकरान का क्षेत्र, ये सब जो है सेल्यूकस निकेटर को हराने से जो है इसको प्राप्त हुए, है ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य हैं, इनकी भी एक बुक है, और उसका नाम है अर्थशास्त्र, है ना। ये राजनीति शास्त्र पर आधारित है ना, जिसमें इन्होंने राज्य के साप्तांग सिद्धांत का भी वर्णन किया है। इसी पुस्तक में जो है इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ, साप्तांग सिद्धांत, है ना। साप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, देखो, जैसे राजा हो गया, अमात्य हो गया, जनपद हो गया, दुर्ग हो गया, कोष हो गया, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। साप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है हमें किसमें? अर्थशास्त्र में, ठीक है। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो राजनीति शास्त्र से संबंधित है ना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, राजनीति। आप ये मत समझिएगा कि अर्थशास्त्र है तो ये इकोनॉमिक्स से संबंधित होगी। इसका जो क्षेत्र है वो राजनीति शास्त्र है, जिसमें जो शासन प्रबंधन के बारे में पूर्ण विवरण दिया गया है कौटिल्य के द्वारा, है ना। तो इतना महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें हो गई हैं, है ना। तो ये हो गया महत्वपूर्ण। इसके अलावा जो है एक अंतिम एक और बिंदु, जब जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में था, तो इसने क्या कर लिया था, जैन धर्म अपना लिया था, है ना। तो इसने जो है भद्रबाहु से जैन धर्म में दीक्षा ली। यानी कि लास्ट में अंतिम समय में क्या होता है, जैन धर्म में ये जो है परिवर्तित हो गया था। और जो इसका अंतिम समय था,
अंतिम समय में इसने जो है क्या है, जैन परंपरा अनुसार श्रवण बेलगोला, ये पड़ता है आपका कर्नाटक में, श्रवण बेलगोला में शरीर त्याग दिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो अंतिम समय में जैन परंपरा अनुसार श्रवण बेलगोला में शरीर त्याग दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जैन परंपरा के अनुसार, जैन परंपरा क्या थी वो, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको बोलते हैं संलेखना या संथारा, और भी इसके नाम है, जो मैंने आपको पहले भी जब मैंने जैन धर्म पढ़ाया था उसमें आपको इसके बारे में बताया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य में यही महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो है इसका उत्तराधिकारी, जब इसने जो है स्वेच्छा से अपना पद छोड़ दिया, है ना, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी शासक बना जिसका नाम था बिंदुसार, है ना। बिंदुसार के बारे में अगर हम बात करें तो बिंदुसार के कुछ उपनाम हमें ज्ञात होते हैं विभिन्न ग्रंथों से, विभिन्न साहित्यिक स्रोतों से, है ना। तो इसके उपनाम की बात कर लेता हूँ मैं। यूनानी ग्रंथों में जो है इसको, इन ग्रंथों में इसे कहा गया है कौन, अमित्रो केडिच। इसका हिंदी अनुवाद किया गया है अमित्र घात के नाम से। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाश, शत्रुओं की हत्या करने वाला। और दूसरा है, जैन ग्रंथों में इसे कहा गया है सिंहसेन, है ना। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य तो बाद में जो है जैन धर्म का अनुयायी बन गया था, परंतु जो बिंदुसार है वो कौन से संप्रदाय का था, तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। मैंने आपको बताया था कि जो आजीवक संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन है, मोगलीपुत्र तीसरे, जो कि पहले जो है जैन धर्म में जो महावीर स्वामी है उनके शिष्य थे। उन्होंने बाद में जो है नियतिवाद के संबंध में जो है उनके कुछ मतभेद हो गए थे, जिस कारण जो उन्होंने अपना एक नया संप्रदाय बनाया जिसको बोलते हैं आजीवक संप्रदाय, है ना। प्राचीन भारत में आजीवक संप्रदाय का भी काफी बोलबाला था, है ना। तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बन गया था कौन, बिंदुसार, है ना। स्ट्रैबो के लेखक हैं, तो उनके अनुसार, स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटीयोकस ने अपना राजदूत डाइमेकस इसके दरबार में भेजा। इसके, बिंदुसार के। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासनकाल में जो आया था, वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज। वहीं जो बिंदुसार के दरबार में आया वो था सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस, है ना। बिंदुसार ने जो है, बिंदुसार ने एंटियोकस, एंटियोकस कौन था, सीरिया का राजा था, एंटियोकस से जो है तीन मांग की थी, है ना। तीन मांग की थी। इनमें जो है पहली मांग थी, उसने क्या मांगा था वहां से, एक तो मांगी थी मीठी मदिरा, यानी कि जो अंगूर से जो निर्मित होती थी वो मीठी मदिरा उसने मांगी थी। दूसरा मांगा था उसने सूखी अंजीर। और तीसरा उसने मांगा था दार्शनिक, है ना। तो एंटियोकस ने जो है इसको जो है मीठी मदिरा भिजवा दी थी, सूखी अंजीर भिजवा दी थी, परंतु दार्शनिक नहीं भिजवाया था, क्योंकि वो ये मानता था कि वहाँ के कानून के हिसाब से जो दार्शनिक है वो विग्रह की वस्तु नहीं है, तो इसलिए उसने जो है मना कर दिया था उस चीज़ के लिए, है ना। तो बिंदुसार के संबंध में यही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है इसका पुत्र जो है शासक बनता है, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी को उसके बारे में पता होना चाहिए, है ना, जो कि हैं अशोक महान है, सम्राट अशोक। हम उनकी चर्चा करेंगे इसके बाद। अशोक, अशोक के पिता का नाम क्या है, बिंदुसार है, जैसे कि आपको पता चल चुका है।
है ना। इनका जो कार्यावधि है वो है 272 से 232 ईस्वी पूर्व। तो इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं पढ़ने को, जिनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि बिंदुसार का पुत्र था अशोक, और जो है बिंदुसार के जो पिता हैं वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम सम्राट अशोक पढ़ेंगे, और सम्राट अशोक के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सबको क्लियर कर देंगे। उसके बाद जो है हम मौर्यकालीन जो है व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या उस टाइम जो है विभिन्न पुस्तकों में क्या क्या मौर्य काल के संबंध में जो है चर्चा की गई है, कौन कौन से वहाँ का जो है पदानुक्रम क्या था, वहाँ की राज व्यवस्था किस तरह संचालित होती थी, अर्थव्यवस्था किस तरह संचालित होती थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू।